हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 21 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने मेरी विजन IAS की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो यू कैन कंसिडर गिविंग देम अ वॉच, स्पेशली जनवरी मंथ ऑनवर्ड्स, यानी कि मार्च तक की जो 3 कंपाइलेशंस आएंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो PT 365 में कवर्ड नहीं है। सो आई वुड लिंक जनवरी की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस इन दी आई बटन, यू कैन कंसिडर गिविंग देम अ वॉच। और साथ ही में अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक सर्वे कवर नहीं किया है, जो वीडियोस में बहुत ही होलिस्टिकली समझाया गया है कि कैसे मेंस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप प्रीलिम्स के MCQs सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर वाइज, तो आप प्लीज उन वीडियोस को भी जाकर देखिए। ओके, तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो द हिंदू का एक आर्टिकल है और आज बहुत ज़्यादा कुछ खास इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आया है। यूजुअली वी स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन, पर आज जो भी कुछ आया है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसीलिए मोर और लेस द फोकस वुड बी ऑन द हिंदू। तो जो पहला आर्टिकल है वो इंटरनेशनल अफेयर्स का एक आर्टिकल है, किशीदा कॉल्स फॉर यूनिफाइड स्टैंड ऑन ग्लोबल ऑर्डर। ओके, अब देखिए ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं ये जो एक दिन की विजिट प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं जापान के, इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। तो इसीलिए जो इन्होंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और स्पेशली हम जानते हैं कि जो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट इमर्ज किया ना क्वाड के रूप में, स्पेशली जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ सीज जो स्पीच है जो आबे ने दी थी, यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान ने 2007 में जो हमारे पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए दी थी, फिर उसके अराउंड 15-16 ईयर्स बाद आज हम फूमियो किशीदा को देख रहे हैं यहाँ पे। सो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि हम डिस्कस करें कि इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। ओके, और साथ ही में हमें आज कुछ बहुत ही पर्टिनेंट इश्यूज को डिस्कस करना है, जैसे NSA प्रिवेंटिव डिटेंशन और IPCC के बारे में कुछ चीजें जो आपको नहीं पता होंगी, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको शायद कोई और नहीं बताएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है रशियाज वॉर इन यूक्रेन ओब्लाइजेस जापान एंड इंडिया टू टेक अ कॉमन स्टैंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर। तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देखिए जो रशिया की वॉर हुई है यूक्रेन पे, वो हम दोनों पे ही, भारत पे भी जापान पे भी, एक ऑब्लिगेशन पोज करती है कि हमारा जो स्टैंड है वो कॉमन हो ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। ये ऑब्लिगेशन है कहीं ना कहीं हमारे कंधों पर कि हम भी इंटरनेशनल ऑर्डर की मेंटेनेंस में अपना एक कॉमन स्टैंड लेके कंट्रीब्यूट करें। मिस्टर किशीदा एंड प्राइम मिनिस्टर, आप जानते हैं कि देखिए ऐसा हो क्यों रहा है और ये और इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि ये विजिट जो है वो एक और स्पेशल विजिट इसलिए बन जाती है क्योंकि हमने, इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ली हुई है और जो जापान है उनके पास G7 की प्रेसिडेंसी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे जो बातें होने वाली हैं मई में हिरोशिमा में G7 की मीटिंग में, उसी तरह की कहीं ना कहीं एजेंडाज बातें हम G20 में भी करें जब हमारे भारत में सितंबर में समिट होगी। तो इसीलिए दे डिस्कस्ड थिंग्स, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, डेट फाइनेंसिंग, क्लाइमेट चेंज, इस तरह की बातें कॉमन होंगी हम दोनों के लिए ही। ओके, तो यहाँ पे वही बातें की गई हैं। और देखिए आप जानते हैं कि ये कुछ कॉमन विजिट नहीं है जो जापान के प्राइम मिनिस्टर का आना, ये जो 2006 से लेके अभी तक जो एनुअल विजिट्स रही हैं बायलैटरली, हमारे हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाया करते हैं, जापानीज प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया करते हैं, उस तरह की विजिट्स नहीं है। ये उसके बीच में अचानक से, बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द आवर, तो उन्होंने विजिट किया है। और आप जानते हैं फूमियो किशीदा इज लाइक ऑन अ लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप, मतलब वो पहले USA गए, फिर UK, फिर इटली, फिर उन्होंने जर्मनी के चांसलर को होस्ट किया अपनी कंट्री में। सो ही इज डिस्कसिंग थिंग्स विद हिज अलाइज। वो बात कर रहे हैं कि देखिए हमने अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो 2% ऑफ GDP तक बढ़ा दिया है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, चाइना बहुत एग्रेसिव है। तो ये सारी चीजों का जो आप कह सकते हैं वैलिडेशन वो सीख कर रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग पार्टनर से, और उसमें इंडिया एक पार्टनर है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, मिस्टर मोदी एक्सेप्टेड। और साथ ही में आप जानते हैं कि G7 जो है ना, G7 को और इंक्लूसिव बनाने की बातें हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, राइट। तो G7 आप जानते हैं कि जो
पूरे संसार की सबसे डेवलप्ड और रिचेस्ट कंट्रीज जो हैं वो इसमें आती हैं। लेकिन क्योंकि G7 में भी एक और एनर्जी को इन्फ्यूज करना और वॉइस को इन्फ्यूज करने के लिए ट्रम्प का ये इनिशिएटिव था, वैसे तो डोनाल्ड ट्रम्प का, तो उन्होंने कहा था कि बाकी और कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाना चाहिए, तो इंडिया वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ देम। और इन्होंने भी इस लेगेसी को अपहोल्ड करते हुए जापान ने बोला है कि हम मिस्टर मोदी वी इनवाइट यू, प्लीज कम टू हिरोशिमा दिस में, और प्राइम मिनिस्टर ने मोदी ने इसे एक्सेप्ट किया है। ओके, अमंग अदर स्पेशल इन्वाइटीज, तो हम स्पेशल इन्वाइटी हैं, और लेकिन हमारे साथ साथ और भी स्पेशल इन्वाइटीज हैं। अब देखिए जो भी स्पेशल इन्वाइटी है ना, ऑल्दो ये मई के महीने में ये समिट होगी, तो तब तो आपका प्रेलिम्स ऑलमोस्ट पास ही होगा, तो इतना ज़्यादा आप कवर शायद ना कर पाए, आपको याद रखना थोड़ा पैनिकी हो जाए, पर आपको अभी से ही याद रखना है कि ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, कुक आइलैंड्स एंड कोमोरोस, ये सारी कंट्री स्पेशल इन्वाइटीज हैं। अब देखिए क्या है कि आपको इनकी कैपिटल्स पता होनी चाहिए। ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये तो इजी है। वियतनाम भी आपको हनोई पता होगा, ठीक है। पर बाकी कुछ कुछ ये जहाँ जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं, कुक आइलैंड्स या फिर कोमोरोस, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कंट्रीज क्या हैं, ठीक है। तो कुक आइलैंड्स आप जानते हैं कि ये न्यूजीलैंड के फ्री एसोसिएशन स्टेट है, एक न्यूजीलैंड की, साउथ पैसिफिक ओशन में है। तो ये सेल्फ गवर्निंग आइलैंड कंट्री, खुद को गवर्न करते हैं, खुद की सरकार है, सब कुछ है, पर ये फ्री एसोसिएशन में है न्यूजीलैंड के साथ, कि कहीं कहीं बातों पे हमने कुछ एक दूसरे के साथ कॉमन स्टैंड लिए हुए हैं, तो उसमें हम एक एसोसिएटेड स्टेट है आपकी। कुक आइलैंड्स आप जानते हैं, और कुक आइलैंड्स की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, अवारुआ, ठीक है। और साथ ही में अगर हम बात करें कोमोरोस, कोमोरोस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। कोमोरोस एक साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में लाई करने वाली, लोकेट होने वाली एक कंट्री है, जो आप मोजाम्बिक चैनल जब आप देखते हैं, जब अपना मैप खोलेंगे तो उसके नदर्न एंड पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। इसकी कैपिटल मोरोनी है। तो आई अगेन रिपीट, वियतनाम की हनोई, कुक आइलैंड्स की आवारुआ, और साथ ही में कोमोरोस की मोरोनी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कोमोरोस इज अ सुन्नी इस्लामिक नेशन, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन की भी मेंबर स्टेट है, सो यू वुड रिमेंबर इट, ओके। कोमोरोस को याद रखिएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें। मिस्टर किशीदा's remarks were significant as they came the same day as Chinese prime। और देखिए ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ऑल्दो हम इसको कल डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी तो उनकी बातचीत चल रही होगी, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्टर शी जिनपिंग हैज लैंडेड इन मॉस्को, यानी कि रशिया, ठीक है। तो यूक्रेन कौन, अब जानते हैं कि चाइना क्या चाहता है कि उनको एक पीस मेकर का दर्जा मिले, उनको ऐसा अभी हमने रिसेंटली उनकी कांग्रेस के सेशन देखे, तो अब चाइना को ऐसा लगता है कि अब हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, हम डेवलप हो चुके हैं, वी आर डूइंग दिस, सबका हमारे साथ एक ट्रेड डेफिसिट है, सो रीजनेबल इनफ, अब हमारा जो काम था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है, आगे और ग्रोथ चलती रहेगी, पर अब हमें और लार्जर गोल्स देखने हैं, लार्जर इनिशिएटिव्स, लार्जर रोल्स प्ले करने हैं। तो वो खुद को पोज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने एज अ मीडिएटर, ठीक है, एज अ ब्रोकर, एज अ पीस मेकर। तो अभी आपने क्या देखा कि सऊदी अरेबिया और ईरान, जो आप जानते हैं कि सुन्नी शिया जो कंट्रीज हैं, इनकी जो राइवलरी देखेंगे तो सालों पुरानी राइवलरी है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उनकी राइवलरी अचानक से एक चाइना की वजह से खत्म हो गई है, बट स्टिल उन्होंने अपने एक दूसरे की कंट्रीज में एम्बेसीज को दोबारा खोलना चूज किया है, जस्ट बिकॉज सीक्रेटली चाइना ने एक टॉक्स को ब्रोकर किया है। तो वहां पे हमें मीडिएटर के रूप में चाइना का रोल दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि बांग्लादेश और म्यांमार में जो रोहिंग्या रिफ्यूजी इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ऑल्दो डिपोटेशन होनी थी 2017 के बाद से ही, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो लेकिन अब चाइना उसको ब्रोकर कर रहा है, और आने वाले कुछ समय में आप 700 डिपोटेशन एक एक दिन में देखेंगे, ऐसा हम सुन रहे हैं, राइट, कि वहां पे भी चाइना मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मीडिएशन का रोल आज के समय में जो चाहिए वो है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। और ये बात सबको पता है कि जो लीवरेज शी जिनपिंग के पास है पुतिन के ऊपर, वो किसी के पास भी नहीं है, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंस नहीं है ना हमारे ऊपर रशिया की, पर रशिया की डिपेंडेंस चाइना पे इस समय बहुत ज्यादा है। So that way, of course, they are closer, and Xi Jinping definitely can do something about it. तो इसीलिए शी जिनपिंग एक ट्राई वहाँ पे अपना अटेम्प्ट करने गए हैं कि क्या पता हम सक्षम हो जाए यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसको स्टॉप करने में। जो हमने पोजीशन पेपर निकाला है, आप जानते हैं, फरवरी 24 को जब
इट वाज द एनिवर्सरी ऑफ द इन्वेजन, तो उसकी शाम को हमने क्या देखा था, एक पोजीशन पेपर आया था चाइना की तरफ से कि ये हमारा पोजीशन है यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, ये हमारा स्टैंड है। तो उस 12 पॉइंट पोजीशन पेपर में हमने सब कुछ डिस्कस किया था कि उनका कहना है कि इमिडिएटली सीज फायर हो जानी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट की, और हर किसी की टेरिटरी और हर किसी की कंट्री की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर उन्होंने बीच में एक मेंशन ऐसा भी कर दिया कि जो ब्लॉक मेंटालिटी है इट शुड गो अवे, है ना। तो फिर वहां से पता चल गया कि चाइना यहाँ पे इस केस में न्यूट्रल तो नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया, ईरान और इस तरह की चीजों में चाइना क्लीन रिकॉर्ड के साथ जाता है, तो उनको ट्रस्ट करना बहुत आसान है। ऑन दी वेरी अदर हैंड यूएसए जैसी कंट्रीज को, वेस्टर्न कंट्रीज को मिडिल ईस्ट में ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो आज भी इश्यूज हैं, लेगेसी इश्यूज हैं, वो यूएस के द्वारा पैदा किए गए हैं। यूएस कहीं ना कहीं उन बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो आज स्थिति में वहां पे है। लेकिन चाइना ऑन दी वेरी अदर हैंड इन दैट केस कम्स विद अ क्लीन रिकॉर्ड, तो चाइना की एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में चाइना की एक्सेप्टेबिलिटी एज अ न्यूट्रल मीडिएटर इतनी नहीं है। नोबडी वुड बिलीव कि यहाँ पे चाइना न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों का दुश्मन सेम है, वो यूएसए है। ठीक है, तो जब आपने ये बोल दिया कि ब्लॉक मेंटालिटी यानी कि नेटो को रेफर कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी वो एक्सेप्टेबिलिटी चली गई। ऑल्दो क्या होता है क्या नहीं होता, अगर सच में यहाँ पे पीस ब्रोकर हो जाए, तो चाइना की जो पोजिशन है, देखिए कुछ भी रीजन हो, अगर पुतिन ये वॉर रोक देते हैं, जो भी होता है, इतना इजी तो खैर नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली चाइना का स्टैचर बहुत ऊपर चला जाएगा। बट ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस इट इन द ड्यू कोर्स। अब यहाँ पे और भी चीजें लिखी हैं रशियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद। आई एक्सप्लेन्ड इन डिटेल टू प्राइम मिनिस्टर किशीदा, तो यहाँ पे मिस्टर मोदी ने कहा है कि देखिए हमने बहुत ही डिटेल में मिस्टर किशीदा को बताया कि G20 प्रेसिडेंसी जो हमें मिली है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी ग्लोबल साउथ है हमारे लिए, ये चीज हमने बोला। और हमने ये भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ग्लोबल साउथ इसीलिए हमारी प्रायोरिटी है क्योंकि हम एक चीज में बिलीव करते हैं जो है वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। आप जानते हैं G20 के लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, उसे देख के जाइए कि G20, क्योंकि ये आपके एथिक्स के पेपर के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस पे, सोसाइटल इश्यूज पे, एडुकेशन, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ के जाइए। तो उस लोगों में क्या है, वी हैव सीन लोटस पेटल्स एंड उस पे अर्थ है, और अर्थ सबके लिए वासुदेव कुटुंबकम उसको डिनोट करिए। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ये हमने किशीदा को भी बताया। ओके, और राइट, द इंडिया जापान, अब आप जानते हैं कि हमारे बीच में एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये किन बेसिस पे निर्धारित है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से आता है, आर्टिकल 14 से आता है, राइट। रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ के जो सेंट्रलिटी पे लाई करता है ना, वो राइट टू इक्वालिटी है। अगर रूल ऑफ लॉ तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब आप अपने सामने वाले को अपने जितना ही देखते हैं, है ना। तो यही तो रूल ऑफ लॉ का, के लॉ की नजर में सब बराबर हैं और वो सब पे अप्लाई होता है। आप चाहे 1 एकड़ की जमीन लेके बैठे हैं या कोई एक छोटा सा जमीन लेके बैठिए, यो सेम, है ना। तो ये हम चाइना को डिनोट कर रहे हैं। Okay, I reaffirmed with Prime Minister Modi our commitment to strongly uphold international order based on the rule of law. ओके, तो ये चीज अगर आप क्वाड पे कोई आंसर लिख रहे हैं, ऑकस पे कोई आंसर लिख रहे हैं, या इंडो पैसिफिक पे कोई आंसर लिख रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, दीज आर द कीवर्ड्स, द एग्जामिनर वुड लुक फॉर दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में देखिए इसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट जो है ना, वो हमें इंडियन एक्सप्रेस में भी डिस्कस करना है, तो ये आर्टिकल थोड़ा एक डिटेल डिस्कशन है। ओके, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एडिंग दैट व्यूज ऑफ G7 एंड G20 ग्रुपिंग्स कॉन्कर ऑन वही चीज जैसा कि मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट फिनेंस, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी। G7 में भी डिस्कस किया जाएगा, G20 पे भी डिस्कस किया जाएगा। और जब देखिए फिर जर्नलिस्ट ने पूछा कि जापानीज कैबिनेट सेक्रेटरी से कि मिस्टर किशीदा ने और क्या क्या कहा, मतलब मिस्टर मोदी को, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर किशीदा एक बात को लेके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि किसी भी कंट्री को कंडोन नहीं करना चाहिए एक यूनिलैटरल चेंज जो स्टेटस क्वो में कहीं भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने रशिया को स्टेट नहीं किया, पर ऑफ कोर्स यूनिलैटरली चेंज किसने किया है स्टेटस क्वो को, वो रशिया है इनके हिसाब से। और वैसे ही यूनिलैटरली जो स्टेटस क्वो को चेंज कर रहा है, अगर हम एशिया में देखें, साउथ चाइना सी के केस में देखें, दैट इज चाइना।
तो कहीं ना कहीं हमें मैसेज दिया गया कि किसी को भी कंडोन नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का यूनिलैटरल चेंज। ओके, तो हो तो हमारे साथ भी खैर यूनिलैटरल चेंज ही रहा है। हमारे अगर हम एलएसी पे देखें तो व्हाट इज चाइना डूइंग, हम तो कुछ नहीं करते, उनका जब मन करता है दे रेज अप द टेम्पो, रेज अप द टेम्परेचर। सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, पर हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट और कुछ और तरह की कंपल्शंस हैं, इसीलिए हम रशिया को बहुत ज्यादा कोट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा हम कोट ही नहीं करते। जापान पीएम इंडिया इंडिस्पेंसिबल फॉर फ्री इंडो पैसिफिक। अब क्या है कि देखिए हमने क्या उनका कहना था G7, G20, इंटरनेशनल एरेना में यूनिलैटरली स्टेटस को किसी को चेंज नहीं करना चाहिए, ऑल ऑफ दैट ये सब कुछ देख लिया, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फ्री इंडो पैसिफिक पे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे वो बातें हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। Amid increasing concern over China's aggressive behavior in the region, Japanese Prime Minister ओके एम्फसाइज दैट इंडिया, तो उन्होंने कहा है कि देखिए टोक्यो का जो प्लान है ना फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उसके लिए भारत एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, ये सबके लिए होगा। चाहे वो यूके का प्लान हो, चाहे वो यूएस का प्लान हो, चाहे वो इटली का कोई प्लान हो, किसी भी कंट्री का अगर एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का सपना है तो उसमें इंडो तो आएगा ही ना, इंडिया वुड बी देयर। तो वही चीज यहाँ पे जापान की तरफ से भी एम्फसाइज की गई है। Okay, Prime Minister Narendra Modi too underlined the importance of India-Japan partnership for a stable Indo-Pacific. Okay, अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ और जो दो तीन बातें हैं हम वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं we would discuss them. ओके, लेटर इन अ स्पीच टू अनवील, अब देखिए जैसे आप जानते हैं कि एक स्पीच के माध्यम से फूमियो किशिदा ने अपना नया प्लान क्या है उनका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लेके उसे अनवील करना था, उसे डिक्लेयर करना था। और जैसे कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इट स्पीक्स हाईली ऑफ द स्टैचर इंडिया possess और इंडिया हैज इन द करंट सिनेरियो, कि उनका नया इंडो पैसिफिक पॉलिसी को डिक्लेयर करने की जगह ही उन्होंने इंडिया को चूज की। इट स्पीक्स हाईली ऑफ व्हाट पोजीशन डू वी होल्ड, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गर्व की ही बात है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात है। ठीक है, तो वही किशिदा ने कहा कि देखिए दोनों जो हम कंट्रीज हैं, हम एक एक्सट्रीमली यूनिक पोजीशन पे है इन द करंट इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर हम एक फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर चाहते हैं बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, आप जानते हैं चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी जो थी, जिसकी वजह से हमने कुछ प्रोटेस्ट भी देखे जो उन तरह की ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में बिल्कुल अनलाइकली है, ऐसा हमने पिछले कितने सालों में नहीं देखा चाइना में। तो इस तरह का जो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी थी, जो एक टोटलिटेरियन स्टेट को के ऊपर से, यानी कि बॉटम अप नहीं टॉप डाउन अगर आपकी सरकार की अप्रोच है, तो वो एंटाई डेमोक्रेसी है बिल्कुल। तो वही किशिदा ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए भारत और जापान में यही तो सिमिलैरिटी है। इवन दो जो कोविड-19 का पैंडेमिक था इतना सीवियर था, पर जापान और इंडिया में एक भी वॉइस ऐसी नहीं थी जिसने ये बोला कि टोटलिटेरियन सिस्टम ले आओ, है ना, दैट वुड बी बेटर। सिर्फ ऊपर से कमांड्स आए और हम उसको फॉलो करें। ये डेमोक्रेसी है जिसकी वजह से हम इतनी ज्यादा दिक्कतें देख रहे हैं। तो नेवर एवर डू वी see all of that in countries like ours. This is democracy. I believe that Japan and India are in extremely unique position in the current international relations and furthermore in the history of the world. I have always, उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा भारत को, और ऐसा बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली कहा है। अगर आप गयाना के फॉरेन मिनिस्टर को देखेंगे, आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमने जब प्रवासी भारतीय दिवस को होस्ट किया था, तो उसमें गयाना के प्राइम मिनिस्टर, है ना, ये सब कुछ हमने देखा था। तो उन्होंने भी कहा, और वैसे ही हम यहाँ पे मिस्टर किशिदा को भी कहते हुए देख रहे हैं कि हमने हमेशा भारत को एक बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा है। हम हमेशा ये बैठ के सोचते हैं कि कैसे एक इतनी बड़ी कंट्री, इतनी डाइवर्स कंट्री, उन्होंने कैसे डेवलप किया डेमोक्रेसी को, इतनी डाइवर्सिटी, इतना क्योस, इतना अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, इतनी सारी लैंग्वेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही ये हुआ करता था अनलेस एंड अनटिल इंडिया इमर्ज्ड, राइट। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही ये था कि सेम लैंग्वेज, होमोजेनिटी इन कल्चर एंड लैंग्वेज इज द प्री रिक्विसाइट फॉर नेशनलिज्म। पर हमारी हेटेरोजेनस मल्टीलिंगुअल सोसाइटी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे नेशनलिज्म की। तो ये कुछ कुछ चीजें हम कनेक्टिंग, ताकि आपको चीजें याद आए।
ओके तो इन्होंने बोला कि हम हमेशा ये सोचते हैं जापान फॉर इट्स पार्ट, और साथ ही में जापान आप जानते हैं कि एशिया की पहली कंट्री थी जिसने मॉडर्नाइजेशन को एम्ब्रेस किया था और डेमोक्रेसी को एम्ब्रेस किया था. इट इज़ fair to say that both countries are naturally receptive to and fully committed to the idea of electing governments through general elections and deciding policies through public debate. अब देखिए, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ. आई एम कनेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर ताकि आप कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों को यूज़ कर पाएं. आप सॉफ्ट पावर के बारे में पढ़ते हैं, यू नेवर नो यू गेट अ फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन ऑन इंडिया सॉफ्ट पावर और सॉफ्ट पावर इन आइसोलेशन. आपके GS4 में आ सकता है, आपके GS2 में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अब वो पुराने क्लीशे क्वेश्चंस नहीं आ रहे. आप जानते हैं इस बार का 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज अगर आप GS2 का पेपर उठा के देखेंगे. बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो सॉफ्ट पावर क्या है ना, अब इन्होंने बोला कि जापान इज़ अ गुड कंट्री, डेफिनेटली सो. जापानीज आर वेरी नाइस पीपल, दे बिलीव इन डाइवर्सिटी, दे रिस्पेक्ट कल्चर, दे रिस्पेक्ट हिस्ट्रीज एंड एवरीथिंग, गुड इनफ. और पर बात यह है कि जापान के पास उतनी सॉफ्ट पावर नहीं है जो इंडिया के पास है. उतनी क्या, जापान के पास इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी उतनी सॉफ्ट पावर है ही नहीं, और शायद नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि सॉफ्ट पावर होने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं. क्या पैरामीटर्स होते हैं? नंबर 1 कल्चर, जो इंडिया के पास है. नंबर 2 हिस्ट्री, जो इंडिया के पास है पर जापान के पास नहीं है. कैसे? आप कहेंगे बिना हिस्ट्री की कौन सी कंट्री होती है? हिस्ट्री तो है उनके पास, लेकिन एक बुरी हिस्ट्री है, जापानीज इंपीरियलिज्म. ये एक चीज है जो इंडिया के फेवर में हमेशा काम करती है, बिकॉज इंडिया हैज नेवर थॉट अबाउट इट. हम जब, आप खुद सोचिए, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, हमने आज़ाद करवाया ना, हमने लड़ा उनकी लड़ाई को. हम चाहते तो क्या कर सकते थे, हम उनको बोल सकते थे कि ये हमारी अटैच्ड स्टेट है, पर हमने क्या किया, हमने उनकी लड़ाई लड़ी, उनको सौंपा और हम वापस आ गए. बिकॉज दिस इज वॉट वी आर. हमें पता है कि कॉलोनियलिज्म का दर्द क्या होता है. तो हिस्ट्री वर्क्स इन आवर फेवर. और सॉफ्ट पावर किन किन तरह से आती है? कल्चर है, हिस्ट्री है, आपके मीडिया से आती है. जैसे अगर हम बात करें, यूएस की सॉफ्ट पावर है उनका हॉलीवुड, उनका मिकी माउस एंड ये सारी चीज़ें. हमारे केस में बॉलीवुड हमारा बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है. स्पोर्ट से आती है, क्रिकेट वर्क्स इन आवर फेवर. तो इन तरह की चीज़ों से सॉफ्ट पावर डेवलप होती है एक नेशन की. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए. वी आर द काइंड ऑफ पीपल. ओके, और साथ ही में हमने आसियान का भी मेंशन किया है. फ्री एंड इंडो पैसिफिक, जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिकली आसियान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप जानते हैं आसियान के साथ तो काम करना ही पड़ेगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. तो यही फूमियो किशिदा ने कहा है कि हम दोनों को काम करना है आसियान के साथ. ओके, ताकि ये जो एक जगह है इंडो पैसिफिक, उसको फ्रीडम की, रूल ऑफ लॉ की जगह बनाया जाए, जहाँ पे कोई कोअर्जन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है. ओके, अब यहाँ पे मिस्टर मोदी ने कहा है, आई रियटरेट दैट जापान स्ट्रांगली. ओके, नो, इट्स नॉट सेड बाय मिस्टर मोदी. तो यहाँ पे बस इन्होंने ये बोला है कि जापान स्ट्रांगली कंडेम करता है, फूमियो किशिदा ने बोला है, रशिया के एग्रेशन को, और हम कभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. और प्राइम मिनिस्टर मोदी टू, और साथ जैसे कि उन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक्सप्रेस किया था जो उज्बेकिस्तान में समिट हुआ था कि दिस एरा इज नॉट अ वॉर. देखिए, इस स्टेटमेंट को कहाँ कहाँ नहीं कोट किया जा रहा. तो इट्स बिकम सॉर्ट ऑफ अ बज़वर्ड फॉर एवरीबडी एल्स देयर, है ना. तो यही चीज़ उन्होंने बोला. और लेट्स लुक एट अनदर आर्टिकल. Consulate vandalized in San Francisco, India lodges protest with the US. अब देखिए, हमने कल क्या देखा था कि जो इंडियन हाई कमीशन है लंदन में, तो वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी प्रोटेस्ट्स बाय द जो प्रो खालिस्तानी लोग हैं. और जो आप जानते हैं कि जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है, मिस्टर अमृतपाल सिंह इज इन रन, और पुलिस उनको ढूंढ रही है एंड ऑल ऑफ दैट, और जिस तरह की चीज़ें, उसके रिटेलिएशन में हमने काफ़ी प्रो खालिस्तानी लीडर्स द्वारा प्रोटेस्ट देखी थी. जो इंडिया की एम्बेसी है इन लंदन, तो वहाँ पे हमारे ट्राई कलर को नीचे लाया गया है ना, और बहुत सारी ऐसे विंडोज तोड़ दी गई, ऐसा सब कुछ हमने देखा. तो फिर हमने बोला लंदन को, यानी कि यूके को, कि आपको शायद ये नहीं पता कि वियना कन्वेंशन के तहत, है ना, जिसमें डिप्लोमेसी को डिस्कस किया गया है, उसके तहत आपकी ऑब्लिगेशन बनती है कि आप एक प्रॉपर एडिक्वेट सिक्योरिटी को प्रोवाइड करें किसी भी एम्बेसी की.
ठीक है, जो आपने नहीं किया। कैसे आ गए ये प्रोटेस्टर्स यहाँ पे और ऊपर चढ़ गए और हमारा फ्लैग नीचे कर दिया? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आपने हमको नहीं प्रोटेक्ट किया। अब उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं यूएस में भी प्रो खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं, तो उन्होंने दे वैंडलाइज्ड, है ना, हमारी जो वहाँ की कॉन्सुलेट यानी कि हमारी एम्बेसी थी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। हमने उनको भी यही बोला कि आपको याद दिलाने की हमें भी ज़रूरत है कि आपका कुछ बेसिक ऑब्लिगेशन बनता है ना, हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए अपनी टेरिटरी पे जो आपकी हैं। और साथ ही में देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। द इंसिडेंट इन सैन फ्रांसिस्को केम आवर्स आफ्टर। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, इसके हम साथ ही में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया सीक्स इंक्रीज सिक्योरिटी फॉर हाई कमीशन इन लंदन। तो अब क्या हुआ कि हमने हमारी जो एम्बेसी है यूके में, उसके बाहर प्रो खालिस्तानी, यहाँ पे आप फ्लैग्स देख सकते हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट देखी थी। ठीक है, फिर इंडिया में भी एक ब्रिटिश एम्बेसी है ना, तो न्यू दिल्ली में, तो उसके बाहर हमने सिख प्रोटेस्टर्स द्वारा 506 सिख प्रोटेस्टर्स द्वारा, जिसमें निहंग्स भी थे, आर्म्ड निहंग्स, तो उनके द्वारा हमने प्रोटेस्ट देखी है ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर वहां पे हम इस तरह का सपोर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम काउंटर सपोर्ट भी देख रहे हैं। लेकिन साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंसान को अरेस्ट किया गया है यूके द्वारा, ऑल्दो वो अभी बेल पे है, पर उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत सारी सिक्योरिटी का भी रश देखा। जब हमने उनको याद दिलाया उनका ड्यूटीज, तो हमने बहुत सारी सिक्योरिटी और एडिशनल यहाँ आते हुए देखी है। और साथ ही में जो हमारा फ्लैग है, अब जो पहले फ्लैग लगा हुआ था जिन्होंने टेक डाउन ऐसे किया था प्रोटेस्टर्स ने, उससे कहीं गना बड़ा फ्लैग हमने देखा है और काफी ऊपर लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने देखा है यूके के पार्ट पे। ओके, तो let's discuss other things as well here. Okay. Police to probe ISI angle in Amritpal case, NSA invoked अगेंस्ट 5 अक्यूज। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वारिस पंजाब दे का जो लीडर है अमृतपाल सिंह, वो अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। इट इज द थर्ड डे जब हम इस तरह का क्रैकडाउन देख रहे हैं पंजाब पुलिस द्वारा। और आप जानते हैं कि कैसे मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, SMS सर्विसेज, डोंगल सर्विसेज, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया है अक्रॉस द स्टेट। ओके, आप बस वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, दैट्स अलाउड। और ट्यूसडे नून तक, यानी कि आज दोपहर तक इसको एक्सटेंड किया गया है, ताकि कोई भी वॉयलेंस को इंसाइट करने के लिए अटेम्प्ट ना किया जा सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको यहाँ डिस्कस करना है वो ये है कि NSA क्या है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और अब मैं जो भी आपको बोलूँ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, क्योंकि NSA ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है लेटली, तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसे पास किया गया था 1980 में। ठीक है, तो 1980 में इसे पास किया गया, तो तब किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो मिसेस गांधी सॉर्ट ऑफ जो उनकी गवर्नमेंट थी, ब्रॉट दिस पर्टिकुलर एक्ट थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट। अगर आपके प्रीलिम्स में ये बात लिखी है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 वाज ब्रॉट थ्रू एन ऑर्डिनेंस रूट, दैट इज ट्रू। अब NSA है क्या? NSA एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। आपको अगर याद हो, हमने बहुत डिटेल्ड मैनर में विजन IAS की मैगजीन डिस्कस करते हुए पॉलिटी और गवर्नेंस की प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्रिटिसिज्म्स क्या है, उसका फॉर क्या है, अगेंस्ट क्या है, किस तरह के लॉज आ चुके हैं इंडिया में, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम, क्योंकि इसकी बहुत क्रिटिसिज्म होती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज द टॉपिक यू शुड बी प्रिपेयरिंग वेरी नाइसली। अब जो NSA है वो एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। मतलब अगर सरकार को लगता है कि एक इंसान को डिटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए एक क्राइम को कमिट करने से, या फिर उसके खिलाफ एक प्रोसिक्यूशन शुरू होने वाली है, प्रोसीडिंग्स शुरू होने वाली है, हमें डर है कि वो उसको एस्केप कर लेगा, इसीलिए ताकि वो अपने प्रोसीडिंग्स के समय यहाँ प्रेजेंट हो, हमने उसको अरेस्ट करना है। ठीक है, क्राइम यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब जरूरी नहीं है कि क्राइम हो गया है, क्राइम ना हो इसीलिए उसको रखना है, ठीक है, अरेस्ट करके। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है।
सबसे पहले अगर आपके मेंस में आ जाए तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। आई अगेन रिपीट, डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट अ ट्रायल टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम। ठीक है, अब क्या है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है, इस तरह के जो लॉज हैं वो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड को हम ट्रेस कर सकते हैं। पहला इस तरह का लॉ आया था 1818 में, 1818 में, बंगाल रेगुलेशन 3। अब देखिए, अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है कि पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आया था रॉलेट एक्ट 1919 का, दैट इज रॉन्ग। ओके, 1818 का बंगाल रेगुलेशन 3 ये पहला इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था, या उस कैपेसिटी में काम कर रहा था। ओके, इसमें गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती थी किसी को भी फॉर डिफेंस या फिर फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर विदाउट गिविंग द पर्सन एनी लीगल रेमेडीज। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट अ सेंचुरी आफ्टर दिस, यानी कि 1990 में रॉलेट एक्ट आया था। ओके, जिसका आप जानते हैं कि इतना क्रिटिसिज्म और हमारे इतनी प्रोटेस्ट हुई थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा। फिर उसके बाद जब हमने इंडिपेंडेंस अटेन कर ली तो मिस्टर नेहरू की सरकार के समय पे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ इंडिया एक्ट आया था, या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था 1950 में, पर ये एक्सपायर हो गया था 1969 में ही। फिर उसके बाद आप मीसा एक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, ये सारे टाडा पोटा मीसा, ये काफी क्रिटिसाइज वाले एक्ट्स के उसमें लिस्ट में आपको मिलता है। ठीक है, तो 1971 में अगेन दिस इज द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जिन्होंने मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया था, जिसमें अनलिमिटेड पावर्स मिलती थी सरकार को या फिर लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज को प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए। पर मीसा भी रिपील हो गया था 1977 में। फिर फाइनली हम 1980 में देखते हैं एनएसए, जो आज तक चल रहा है। और अगर हम देखें कि सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ही नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, इसीलिए इंडिया को कहा जाता है, कहने को हम डेमोक्रेसी है। ये क्रिटिसिज्म हमें मिलता है थोड़ा सा कि हम वैसे तो डेमोक्रेसी है, पर संसार की कोई भी डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया हुआ है, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। आर्टिकल 22 आप जानते हैं, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 ये कहता है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टीज फॉर रीजंस जैसे स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, यही बातें आपको देखिए मेंस में भी आता है, तो यही सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब अगर हम थोड़ा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक्ट के तहत कौन कौन एक इंसान को डिटेन कर सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही डिटेन कर सकते हैं। यूजुअली क्या है ना, नेशनल सिक्योरिटी आप पढ़ के, और जिस तरह का हम सिनेरियो आजकल अपने कंट्री में देख रहे हैं या जो भी न्यूज़पेपर्स में कवर करते हैं, आपको अगर प्रीलिम्स में ये लिखा है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू डिटेन अ पर्सन अंडर एनएसए, यू विल possibly mark that answer right, that option correct, but that is wrong. Both central and state governments can detain a person as a preventive measure. क्यों? जैसे कि मैंने बताया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए या पब्लिक ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर नेशनल सिक्योरिटी को भी हमें लगता है कि कोई थ्रेट है, तब भी आप एक इंसान को डिटेन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आप नेशनल सिक्योरिटी मैंने बोल दिया, स्टेट सिक्योरिटी बोल दिया, पब्लिक ऑर्डर बोल दिया, और साथ ही में अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान की वजह से वो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उसका, फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवर है, बहुत बड़ा उसका एसोसिएशन का लीडर है, और समय ऐसा है कि एसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत बहुत है, सप्लाईज की पूरी कंट्री में, लेकिन वो अपनी अपील के माध्यम पे सारी एसेंशियल सर्विसेज को रोक सकता है, डिसरप्ट कर सकता है ना, तो तब भी आप एक इंसान को डिटेन कर सकते हैं। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम एनएसए यानी कि एक्ट के तहत देखें ना, तो आप एक इंसान को बेसिकली 12 महीने तक, ठीक है, 12 मंथ्स तक डिटेन करके रख सकते हैं। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर जो अथॉरिटीज हैं उनको कुछ एडिक्वेट एविडेंस और मिल जाते हैं तो। ठीक है, तो 12 महीने के बाद भी एक्सटेंड, तो 12 महीना इज द थिंग। ओके, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसको आपने डिटेन किया है उस किस रीजन की वजह से उसको डिटेन किया है, ये 5 दिन तक आपको बताने की जरूरत नहीं होती, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 10 दिन तक अगर आप उसको रीजंस नहीं बताएंगे तो चल जाएगा। आर्टिकल 22 यही तो करता है ना कि रीजंस शुड बी इन्फॉर्म्ड 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास, यही सब कुछ है आर्टिकल 22 में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको एक्सेप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी हो कि कोई भी लीगल एक्शन, नो सूट और लीगल एक्शन शैल बी फाइल्ड अगेंस्ट द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनीथिंग डन इन गुड फेथ in the pursuance of National Security Act. That statement is true. ओके तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एक और चीज़ है जो आप यहाँ पे और वो तो आपको पता ही है कि जो लॉ है, जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 महीने तक दिया हुआ है कि 3 महीने तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं। पर अगर फिर उसके बाद एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी जो मोरारजी देसाई की सरकार लेके आई थी 1978 में। उन्होंने कहा था कि 2 महीने तक आप रख सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में, और उसके बाद अगर आपको रखना है तो फिर आप एक एडवाइजरी बोर्ड के को बिठाइए और उनसे पूछिए ये वो, ठीक है। लेकिन वो 2 महीने वाला पढ़ के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल 2 महीने तक ही हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मैं एक्ट के हिसाब से नहीं कह रही, तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो फोर्स में नहीं आया अभी तक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी भी हम 3 महीने वाला ही फॉलो करते हैं। इट इज नॉट कम इनटू फोर्स एज ऑफ येट। ओके तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और जस्ट एडवाइजरी बोर्ड को बनाना होता है ना, पूछने के लिए कि अगर चाहे तो देखिए क्या है ना कि एडवाइजरी बोर्ड अगर ये सजेस्ट कर दे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ ही गलत ग्राउंड्स पे है, ये सही नहीं है, हमें एडिक्वेट एविडेंस ही नहीं लग रहा है या कुछ भी, तो उसी के उसी समय उस अरेस्टेड पर्सन को रिलीज भी करना पड़ेगा सरकार को। पर एडवाइजरी बोर्ड में चाहे वो केंद्रीय सरकार कॉन्स्टिट्यूट करे या स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करे, 3 लोग होने चाहिए जो तीनों के तीनों ही क्वालिफाइड हों टू बिकम अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। दिस इज द थिंग यू मस्ट रिमेंबर एज फार एज ये सारी चीजें जो कंसर्न है। ओके नाउ लेट्स लुक एट द अदर आर्टिकल्स जो यहाँ पे दिए गए हैं। दिस वी हैव डिस्कस्ड। ओके प्लीज सीकिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स डिसमिस्ड। अब देखिए लिव इन रिलेशनशिप्स पे ना हमने एक बहुत ही अच्छा मटेरियल डिस्कस किया है। आई हैव गॉन ऑन टू से व्हाट आई थिंक अबाउट द पर्टिकुलर इशू बिकॉज देयर इज नो मटेरियल पर से अवेलेबल। पर इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपसे, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बिकॉज आप जानते हैं जो श्रद्धा वालकर केस और उसके बाद भी हम बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप्स में जो मर्डर्स हो रहे हैं इस तरह का केस देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है लिव इन रिलेशनशिप्स में इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या है ना। ये कुछ कुछ इश्यूज हैं जो आपके GS4 के परस्पेक्टिव से, आपके इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से, आपकी ओपिनियन आपके GS1 में भी पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। अब उसी में क्या है ना कि एक सजेशन आती है, एक पिटिशन आती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वो पिटिशनर ये कहती है, ममता रानी जी एक एडवोकेट है, तो उन्होंने कहा कि देखिए क्या है कि हमें एक डेटाबेस बनाना चाहिए, जो भी लिव इन रिलेशनशिप्स में है दे शुड गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड। ओके तो उन्होंने ये कहा, इससे क्या क्या होगा हम थोड़ा इनका सुन लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये डेटाबेस जब होगा तो एक सिक्योरिटी रहेगी, जो पार्टनर है उनके दिल में, विमेन के दिल में, कि अच्छा हम हमारे ऊपर मतलब डेटाबेस है और वी हैव सॉर्ट ऑफ दिस सिक्योरिटी, है ना, कि अगर वी वुड गो मिसिंग समथिंग वुड हैपन, या अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो समथिंग फॉर आवर सेफ्टी वुड हैपन एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें ओके। और पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने, पर देखिए आप खुद सोचिए, ऐसे तो प्रिवेसी चली गई ना, ऑटोनॉमी चली गई। अब हर चीज़ में स्टेट थोड़ी ना एंटर कर जाएगी कि कोई लिव इन रिलेशनशिप में आ रहा है तो पहले किसी के दफ्तर जाओ, खुद को रजिस्टर करवाओ। तो इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि देखिए ये पिटिशन जो आप कह रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है हेयर ब्रेन्ड प्ली है। ये हेयर ब्रेन्ड प्ली का मतलब होता है बिल्कुल ही फुलिश, है ना। तो ये बिल्कुल ही फुलिश चीज उठा के लेके आए और इन्होंने देखिए क्या कहा है, व्हाट इज दिस, पीपल कम विद एनीथिंग यार, मतलब आप कुछ भी ले आते हो यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल हैव टू स्टार्ट इम्पोजिंग कॉस्ट इन सच केसेस। अगली बार से इस तरह का आप कुछ भी लेके आए तो आप पे पेनल्टी लगेगी। नो मनरेगा फंड्स फॉर बंगाल फॉर द नेक्स्ट ईयर टू। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मनरेगा इज सो मच इन टू न्यूज। हमने मनरेगा पे भी बहुत डिटेल्ड मैनर में अपने विजन IAS की कंपाइलेशन में मैटर डिस्कस किया है। मनरेगा से रिलेटेड क्या होता है, जो मनरेगा मेट कौन होता है, जिसमें 10वीं कक्षा आपने पास की ही होनी चाहिए, जो सेमी आप कह सकते हैं कि सेमी स्किल्ड वर्कर होता है वो एक, और सुपरविजन करता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैज़ बिन इन न्यूज़ रिलेटेड टू मनरेगा। क्या एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी होना चाहिए मनरेगा की ही लाइन्स पे। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब लेकिन एक और चीज़ जो बहुत न्यूज़ में है वो वेस्ट बंगाल वर्सेस
मनरेगा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि हम मनरेगा फंड्स जो हैं वेस्ट बंगाल को अगले साल के लिए भी नहीं देंगे, यानी कि 2023 से 2024 के साल के लिए भी नहीं देंगे। अब अगर आप ऐसा डिसाइड कर रहे हैं, आप केंद्रीय सरकार है, तो आपको ऐसा करने की पावर कहाँ से आ रही है? वो है मनरेगा का सेक्शन 27। जो ये एक्ट है 2005 का, इसका सेक्शन 27 क्या कहता है, इसका क्लॉज 2 एक्चुअल में, क्लॉज 1 तो कुछ और कहता है, इसका क्लॉज 2 सेक्शन 27 का यही कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एक कंप्लेन मिलती है और फिर इस कंप्लेन पे वो इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम में या फंड्स के उसमें कोई करप्शन है, कोई इरेगुलरिटी है, कोई डिस्पैरिटी है, कुछ इस तरह का है, तो फंड्स को स्टॉप किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, Section 27 allows for stoppage of funds for violation of rules in the implementation of the scheme by the state. ओके, अब देखिए सेंटर ने पहली बार इसको इन्वोक किया था 2021 में, जब ग्राउंड सर्वे सेंटर को मिले, जिसमें ये रिवील हुआ कि लार्ज स्केल करप्शन एग्जिस्ट करता है और लार्ज स्केल वायलेशन हो रही है सरकार की गाइडलाइंस की। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ हमें पता चली थी। ओके, अब यही सारी बातें लिखी हैं, और वेस्ट बंगाल इज द ओनली स्टेट अगेंस्ट विच सेक्शन 27 हैज बीन इन्वोक्ड। तो ये भी अगर ओनली स्टेट आपके कुछ प्रीलिम्स में इस तरह का लिखा आ जाए, सो यू मस्ट रिमेंबर यस दैट इज द केस। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ और आर्टिकल्स को। सीरियल सोल्यूशन, अब देखिए आप जानते हैं कि मिलेट्स से रिलेटेड हम वी आर सीइंग सो मच अबाउट इट। हमने कल भी देखा मिस्टर मोदी क्या कह रहे थे, जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है उससे रिलेटेड। अब देखिए मिलेट्स एक फैमिली है कोर्स ग्रेन्स की, है ना, और हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा न्यूज़ में ये है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को ऑन मिलेट्स, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिलेट्स जो हैं दे आर डोर टू प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडियाज मार्जिनल फार्मर्स। 2.9 करोड़ फार्मर्स उन्होंने कहीं इस तरह के कहे कि विल बेनिफिट। ठीक है, उन्होंने बोला आदिवासी कम्युनिटी के लिए भी प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। उन्होंने बोला कि दिस इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ न्यूट्रिशन, फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन है, कार्ब्स कम है, डाइटरी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये हमारा पोटेंशियल अलाय है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ये हमारा एक मित्र बन सकता है मिलेट्स की प्रोडक्शन अगेंस्ट इन आर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसे ड्राउट में उगा सकते हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है राइस और वीट के मुताबिक। ठीक है, तो ये चीज़, और साथ में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 के साल को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। किसके कहने पे? हमारे कहने पे। Again, this is the thing which speaks highly of our soft power. International Day of Yoga, International Year of Millets. These are the things these are the points you would add into your answers. Okay. और साथ ही में आप जानते हैं कि फिनेंस मिनिस्टर जब हमारी बजट स्पीच अपनी दे रही थी, तो उन्होंने कैसे श्री अन्न, है ना, श्री अन्ना कह के बार बार, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी रिसेंटली जब बोला कि हर चीज़ का सोल्यूशन श्री अन्ना है, श्री अन्ना ये करेंगी, श्री अन्ना, है ना, तो ऐसे अब श्री अन्ना का मतलब क्या है? बेस्ट अमंग ग्रेन्स, है ना, तो ये चीज़ उन्होंने बोला। और साथ ही में आपने फिनेंस मिनिस्टर के, जब हमने इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया, तब भी मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च जो है हैदराबाद की, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात की गई है पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, वहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, वहाँ से चीज़ें कोऑर्डिनेट होंगी, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया जाएगा ना, ऑल ऑफ दैट। ये हैदराबाद में आपको पता होना चाहिए, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हैं मिलेट्स जैसे जवार यानी कि sorghum, bajra and ragi are strongly linked to Indian dietary traditions, which is why the country has long, okay, it is no surprise that the cereal family is popular because it is energy dense। आप जानते हैं कितने एनर्जी इनसे मिलेगी आप अगर आप इन्हें कंज्यूम करेंगे। ये कैसे एरिड सॉइल्स में भी उगाए जा सकते हैं, है ना, और वही सारी बात है। और पेस्ट रेजिस्टेंट भी हैं, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट तो नहीं, पर इतना ज़्यादा पेस्ट लगने की संभावना नहीं है, लेस ससेप्टेबल टू द पेस्ट्स। ओके, अब देखिए, लेकिन इतने सुपर फूड को, इसमें सब कुछ तो है, इतना कुछ तो हमने बोल दिया, क्यों फिर ग्रीन रेवोल्यूशन में इनको नहीं हमने उगाया? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के
आपको क्रिटिसिज्म में बहुत कुछ मिल जाएगा। आज जो डिस्पैरिटीज हम देख रहे हैं, बीमार बहुत कुछ है, बहुत पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक रैमिफिकेशंस हैं, रीजनल इम्बैलेंस, दिस दैट, बहुत कुछ है। मे बी ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन आप कह देंगे, इकोलॉजिकल रैमिफिकेशन है, ये बहुत कुछ आप कह सकते हैं। आप रीजनल पॉलिटिक्स जो आई हैं, रीजनल पार्टीज आई हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से आई हैं। पर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, और उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन बखूबी अपना उसने योगदान दिया है। वो क्या था? वो फूड सिक्योरिटी अटेन करना था। जब हमें सो कॉल्ड, देखिए आप जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि आई एम सॉर्ट ऑफ नॉट वेरी मच इनटू, नॉट अ बायर ऑफ व्हाट यूएसए सेज। व्हाई सो? बिकॉज जब आप ग्रीन रेवोल्यूशन, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, इन पे क्यों नहीं ट्रस्ट किया जा सकता? क्यों मिस्टर मोदी या हमारी जो सरकार है इस समय, वो जानबूझ के रशिया को बोलना अवॉइड करते हैं? क्योंकि हम इतना बिल्कुल उनके उसमें नहीं एम्ब्रेस में जा सकते, यूएस के या वेस्ट के, क्योंकि किसी के भी लिए नहीं खड़े हुए हैं। ये खुद नहीं लड़ेंगे आपकी लड़ाइयाँ आगे, आपको लड़वाएंगे और फिर आपको आर्म्स बेचने आ जाएंगे या कुछ भी। पर यही वो यूएस था जिसने हमें ह्यूमिलिएट किया था, जब हमारे पास खुद का खाना नहीं था, जब हम आज़ाद हुए थे। तो अब ये खैर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फिर मैं इसको बहुत कुछ समझाने लग पड़ूंगी आपको। पर एक ब्रीफली अगर आपको पता है तो कैसे हमें जो वहाँ के चारे में कैटल को खिलाया जाता है, वो हमें खाना भेजा गया था जब हम बाहर से खाना इंपोर्ट किया करते थे। तो ये एक बहुत ह्यूमिलिएशन थी हमारे लिए। हमें खुद का खाना बनाना था, हमें सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता इसमें अटेन करनी थी, ताकि हमें किसी से खाना ना मांगना पड़े। हमने ना ही खाने में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन की, बल्कि हम एक इतने बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं आज। आज हर कुछ भी उठा के देखिए, हम उसमें या तो नंबर 1 एक्सपोर्टर प्रोड्यूसर हम होते हैं, या नंबर 1 to 5 में ही हमारी रैंक मिलेगी। वेदर इट इज मिल्क, वेदर इट इज मीट, वेदर इट इज वेजिटेबल्स, वेदर इट इज हॉर्टिकल्चर, वेदर इट इज एनीथिंग, आप जानते हैं ये क्यों हो पाया? दिस इज ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना था कि जिससे ना बहुत सारा प्रोड्यूस हो जाए, बस यील्ड जिसकी बहुत ज्यादा हो। और वो व्हीट और राइस थे, है ना? वो अगर हम मिलेट्स के कंपैरिजन में देखें तो हम यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में इतना सोच नहीं रहे थे, हम अपना पेट भरने के बारे में सोच रहे थे, इस ह्यूमिलिएशन के बारे में सोच रहे थे। ठीक है? तो जो चीज़ हमें मिलेट्स के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज़्यादा पर एकड़ यील्ड ला के दे रही है, हमें वही करना पड़ा ना। और आज देखिए, जो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और ये चीज़ मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कस की है, कि जो राइस और व्हीट है ना, ये रिच मेंस फूड हुआ करता था। इन्हें सिर्फ अमीर अफोर्ड कर सकते थे। पर आज आप इसे मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि पीडीएस, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दिस दैट, इसकी वजह से 1-1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए पर किलो, इन सब में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और ये क्यों हो पाया है? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम सरप्लस लेके आए, फिर उसके बाद हमारी सरकार ने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। It is no surprise that this serial family is popular because it is okay, this we have done। तो आप ये लिख सकते हैं कि अच्छाइयाँ जो लिखेंगे आप मिलेट की, वो तो जितना भी आप लिखेंगे बहुत कम होगी। पर यहाँ पे वही लिखा है, coupled with guaranteed procurement। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो खैर राइस और व्हीट का हो रहा था, उसके साथ साथ जो मिला वो था एमएसपी प्रोक्योरमेंट, जो गारंटीड प्रोक्योरमेंट हो रही थी सरकार द्वारा। तो फिर फार्मर्स वही उगाएंगे जो उनको गारंटी है कि पैसा आना ही आना है जिससे। ठीक है? तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। However, this food security came at a cost, जो हम जानते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्रिटिसिज्म्स हैं। ग्राउंड वाटर की एक्सप्लॉयटेशन, जो आज आप देखते हैं पंजाब में हर तीसरे घर में अगर कोई एक कैंसर पेशेंट है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। खैर, तो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन, और उसके बाद पेस्टिसाइड यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कितना ज़्यादा बढ़ गया। फिर उसके बाद है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। With average global incomes having risen since 1960s and rising demand for sustainable agriculture। लेकिन अब समय कुछ और है, हम हर चीज़ के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए हमें मार्केट क्या है मिलेट की, और हम सबको बता रहे हैं कि दिस इज द ग्लोबल पेनेशिया, ये हर तरह के दुख का सोल्यूशन है मिलेट्स। अगर फूड के टर्म्स में, क्लाइमेट चेंज के टर्म्स में, प्रोस्पेरिटी के टर्म्स में हम बात करें तो। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा है, हाउएवर कंपीटिंग विद द ग्लोबल राइस व्हीट मेज ट्रोइका, which according to the Food and Agriculture Organization constitutes 89% of the global cereal production, means अगर हमें सच में ये राइस व्हीट मेज के ट्रोइका के साथ, ट्रिनिटी के साथ compete करना है मिलेट्स को, जो FAO ये बताता है कि ये तीनों मिलके 89% ऑफ ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मतलब इसलिए अगर आपको इनको compete करना है तो मिलेट प्रोडक्शन को
बहुत गुना ज़्यादा रेम्यूनरेटिव बनना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर्स इन्हें तभी उगाएंगे जब इनको उनका पैसा मिलता होगा, जब उनका यील्ड सही होगा, बहुत कुछ। अब आप जानते हैं कि हाइब्रिड वेराइटीज जो हैं ज्वार और बाजरा की, वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन तब भी इनका यील्ड इतना नहीं ड्रामेटिकली राइज हो पाया है। ओके, तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक होगा ये कह देना कि कुछ ही समय में हम क्वांटम जंप देख लेंगे सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बिहेवियरल चेंज। आपको क्या लगता है कि इतने सालों से जो हमारा सब कुछ चला रहा हो, ऐसे एक झटके में एक स्पीच किसी ने दी और हम चेंज हो जाएंगे? वेरी डिफिकल्ट। ओके, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। पर डाइटरी शिफ्ट्स जो है ना, वो स्लो प्रोसेसेस होते हैं। ओके, तो वही चीज़, अगर हम जो सुपीरियर सीरियल ग्रेन्स हैं, देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी है, और अगर हम कुछ ग्रेन्स को बोलेंगे ये सुपीरियर है, बाकी को बोलेंगे इंफीरियर, दिस इज सेल्फ डिफीटिंग। हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है इसकी प्रोडक्शन का, मिलेट की इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अगर आप नहीं समझ रहे और सिर्फ साइकिल्स ऑफ हाइप बना रहे हैं कि दिस इज दैट, ये पर्टिकुलर आर्टिकल कह रहा है, सो आई एम जस्ट टेकिंग अप द टोन ऑफ इट। तो साइकिल्स ऑफ हाइप नहीं, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी इकोनॉमी इज नॉट दैट ग्रेट, इसकी वजह से ही यहाँ पे पैसा इतना अच्छा नहीं मिल रहा, और कितनी यील्ड है, और बहुत दिक्कतें भी हैं फिर फार्मर्स को, बहुत ही कम लोग उगाते हैं इसीलिए। तो ये चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। ओके, दिस कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर मार्जिनल फार्मर्स लेटिंग ऑल। तो इनका बोलना बस इतना है कि सारे ग्रेन्स को उगने दो, ठीक है, और बस कंज्यूमर बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जिसको जो चाहिए ना उसे वो मिल सके, बस खत्म बात। जिनको सीरियल्स खाने हैं वो सीरियल्स खाएं, जिनको कुछ और मतलब कोई और तरह के सीरियल्स खाने हैं वो कुछ और खाएं, अगर आप इसको एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं तो। इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल, इससे भी बढ़िया सोल्यूशन मैंने आपको दिया था जब हम एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे। बेहतर ये है कि एरिया बेस्ड मैनर में आप इसको प्रमोट करना शुरू करें। कहीं स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे इनका प्रमोशन होना चाहिए, अगेन लोकल फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे ऑलरेडी इसकी कुछ प्रेजेंस है, जहाँ पे प्रेजेंस है उसे वहाँ पे और प्रेरित किया जाए, ना कि आप कहें कि पंजाब में जाके मिलेट्स उगाना शुरू कर दें। पंजाब में जो है उसे वहीं रहने दीजिए। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, एरिया बेस्ड अप्रोच, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, क्योंकि ऑल टुगेदर टू गिव अप ऑन समथिंग, हम पंजाब को ये नहीं कह सकते या बाकी हरियाणा को ये नहीं कह सकते आप ये छोड़िए, ये उगाना शुरू कर दीजिए, दैट वोंट बी फीजिबल ऑल्सो। ओके, अब देखिए रैपिड एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज नीडेड, यूएन पैनल। अब देखिए क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है ह्यूमन वेलबींग के लिए और प्लानिटरी हेल्थ के लिए भी, और अब बहुत जल्दी वो हमारी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास अवसर है इसको बचाने का, इसको रोकने का, वो खत्म होता जा रहा है, बंद होती जा रही है वो विंडो, है ना। तो इसीलिए वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, ये कहा है आईपीसीसी ने। ओके, अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी बातें यहाँ पे लिखी हैं, इससे पहले कि हम उसको डिस्कस करें, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आईपीसीसी जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपके इस बार के मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसकी फाइनली लास्ट रिपोर्ट आ गई है 6th असेसमेंट साइकिल की, ठीक है। तो इसीलिए नाउ इट हैज कम टू एन एंड, अब नया 7th असेसमेंट साइकिल शुरू होगी, ठीक है, फिर उसमें हम देखेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। पर उससे पहले अब आप बहुत आराम से जो भी मैं बोलूँ वो सुनिएगा, ठीक है, कि आईपीसीसी एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है, आपको ये बात पता है, जिसे 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, ये किसके द्वारा? WMO और UNEP के इनिशिएटिव पे, यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के इनिशिएटिव पे। ओके, इसकी मेन एक्टिविटी क्या है कि असेसमेंट रिपोर्ट्स को, स्पेशल रिपोर्ट्स को, इस तरह की चीज़ों को प्रिपेयर करें। लेकिन आईपीसीसी, जैसा कि यहाँ भी लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे, इट डज नॉट इट सेल्फ अंडरटेक साइंटिफिक असेसमेंट्स, ये खुद से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस या साइंटिफिक असेसमेंट्स नहीं करता, कोई साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेक नहीं करता आईपीसीसी। अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है द मेन एक्टिविटी ऑफ आईपीसीसी इज टू डू साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज रॉन्ग। ये बाकी जितने भी साइंटिस्ट हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके जो भी उनको एविडेंस मिलते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज और ये सब वगैरह पढ़ के, उनकी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएट करता है, ओनली इवेल्युएट्स द स्टेट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। दीज आर द थिंग्स जो आपको आईपीसीसी है क्या क्या उससे रिलेटेड पता होनी चाहिए थी। लेकिन अब हमें कुछ और बातें देखनी है कि आईपीसीसी ने यहाँ पे क्या है, मतलब आईपीसीसी का एग्जैक्टली हाउ डज इट वर्क। ओके, तो देखिए अभी क्या है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया ये लेटेस्ट रिपोर्ट सिंथेसिस रिपोर्ट है,
2018 से लेके अब 2023 है, ये 5 साल हो गए। 5 साल में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है। तो ये जो 5 रिपोर्ट्स आई हैं, इनको कंबाइन करके एक सिंथेसिस, इनको सिंथेसाइज करके फाइनली हमारा नॉन टेक्निकल देखिए क्या स्टैंड है, ये आप सुन लीजिए, पॉलिसी मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये अब हमारे पास आया है, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, दिस इज एम्ड लार्जली एट द पॉलिसी मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, ओके। तो लेकिन एक और चीज, जो आईपीसीसी रिपोर्ट्स हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्टिव होती हैं, यानी कि वो ऐसा नहीं कहते हमारी सजेशन आपको ये है, वो बस चीजों को स्टेट करते हैं, ओके। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो भी मैं बोलूं बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये 6 असेसमेंट्स हो चुकी हैं, तो 6 असेसमेंट हो गई, तो पहली असेसमेंट कभी हुई होगी? तो देखिए, फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई थी 1990 में, जिसने ये बोला था कि जो एमिशंस हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, दे आर सब्सटैंशियली इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब ये 1990 की जो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट आई है, ये जो हम रियो समिट देखते हैं ना, UNFCCC का 1992, उसका बेसिस बनी थी, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि पॉलिसी मेकर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और अब और सुनिए, अभी 1992 की रियो समिट ने वो सब कुछ डिस्कस किया जो आईपीसीसी की फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट ने 1990 में बताया। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकंड असेसमेंट रिपोर्ट, जो आती है 1995 में, ओके। उन्होंने कहा कि देखिए, जो बेसिकली प्रोजेक्टेड राइज होने वाला है ग्लोबल टेम्परेचर्स का, वो 3 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो जाएगा कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय 2100, ओके। 2100 की जो बेसिकली सेंचुरी आएगी, तब तक हम देखेंगे 3 डिग्री सेल्सियस राइज, और सी लेवल राइज हो जाएगा 50 सेंटीमीटर तक। हमारे पास एविडेंस है। लेकिन अब हमने यहाँ क्या देखा, 1995 में सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट आई। फिर आप पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ये 1997 क्योटो प्रोटोकॉल ने वो सब कुछ डिस्कस किया जो सेकेंड असेसमेंट रिपोर्ट में आया, ओके। और क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज के फील्ड में एक इवेंट है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट आई। थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट ने बोला कि देखिए, हम रिवाइज करते हैं कि प्रोजेक्टेड इंक्रीज जो होगा बाय 2100, वो 1.5 टू 5.8 डिग्री सेल्सियस होगा कंपेयर टू 1990, प्री इंडस्ट्रियल लेवल नहीं, 1990 से कंपेयर कर रहे हैं अब हम इसको। फिर उसके बाद फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आया 2007 में, ठीक है। फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि देखिए, 1970 से लेके 2004 तक हमने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को इंक्रीज होते देखा है बाय 70%, ठीक है। और जो 2005 का वर्ष था, साल था, वो पिछले 6.5 लाख सालों में सबसे ज्यादा CO2 की कॉन्सेंट्रेशन वाला साल था 2005। और फिर क्या हुआ, इतनी शानदार रिपोर्ट जो 2007 में ये फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट आई, ये फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट के लिए आईपीसीसी को नोबेल प्राइज मिला 2007 में ही, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये 2007 का जो असेसमेंट रिपोर्ट आई, ये बेसिस बनी 2009 के कोपेनहेगन क्लाइमेट मीटिंग के लिए। और आप जानते हैं 2009 के कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट को हम क्यों जानते हैं? क्योंकि $100 बिलियन का जो वादा हम बार बार पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट फिनेंस होगा, क्लाइमेट जस्टिस होगा, उसके रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट आती है 2014 में, ओके। इसने क्या कहा है, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट ने ये कहा है कि देखिए, जो 1950 से लेके अभी तक जितना भी टेम्परेचर राइज हुआ है, आप जानते हैं टेम्परेचर राइज तो नेचुरल फिनोमेना है, क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमेनन है, आइस एज, दिस दैट, ये सब कुछ जो आई ये नेचुरल है। पर अब एंथ्रोपोसीन का समय आ चुका है। तो 2014 वाली इस फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट ने कहा कि देखिए, जितना भी टेम्परेचर राइज हुआ है ना 1950 से लेके अभी तक, वो उसका हाफ जो आया है ना, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आया है। अगर ये हाफ ना आते तो वो कम होता ऑफ कोर्स टेम्परेचर राइज, है ना। तो ये चीज इन्होंने कही। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट थी 2014 की, ये बेसिस बनी पेरिस एग्रीमेंट के लिए जो 2015 में हुई, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। और हम सिक्स्थ असेसमेंट की तो बात ही कर रहे हैं, है ना, वो इट हैज कम टू अ कंक्लूजन नाउ। अब देखिए, जब ग्लासगो समिट हुआ ना, तो ग्लासगो समिट पे आई कैन फेयरली रिमेंबर, एज फार एज जहाँ तक मुझे याद है उन पेपर्स का,
तो हर एक पेपर में, जी मेंस के हर एक पेपर में ग्लासगो समिट में क्या इंडिया का स्टैंड था, क्या इनिशिएटिव लिए गए, 5 पॉइंट्स को, ऐसे हर एक पेपर में क्वेश्चन आया। ठीक है, इवन आप उस समय के जो ऑप्शनल के पेपर्स उठा के देखेंगे उसमें भी मेंशन था इसका। ठीक है, तो इसीलिए अब क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आईपीसीसी की 6th असेसमेंट साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो इसने भी कुछ बोला होगा। तो इनसे बेसिकली 6 की मैसेजेस आए हैं पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत पेशेंटली सुनिएगा, यही बातें यहाँ पे लिखी हैं। और यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है हमारे कि इंडिया तो वेलकम करती है इस रिपोर्ट को, है ना, जैसे क्योंकि इसमें ये भी बोला ना आईपीसीसी ने कि क्लाइमेट जस्टिस इज वेरी क्रूशल, क्योंकि जिन्होंने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट चेंज के लिए वो सबसे ज़्यादा आज अफेक्टेड है। पाकिस्तान ने क्या किया, आप खुद बताइए, पाकिस्तान ने कितना क्लाइमेट चेंज कर दिया होगा, जो उनको इतनी भारी फ्लड्स अभी देखनी पड़ी थी, विच इज़ वेरी बैड, है ना। तो जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है वो कितना क्लाइमेट चेंज कर देते हैं, जो हम मॉरिशस बाकी और देखते हैं, मॉलडीव्स ने क्या किया, कितना क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूशन हो गया होगा, पर इट इज ऑन द वर्ज ऑफ सबमर्जेंस। तो ये सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने वेलकम किया है इस रिपोर्ट को, और हमने रीअफर्म किया है द प्रिंसिपल दैट हिस्टोरिकली फ्यू डेवलप्ड रिच कंट्रीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस, रोल ऑफ अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स एंड पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन हैव बीन एम्फसाइज्ड, करंट फाइनेंशियल फ्लोज आर इनएडिक्वेट, डेफिनेटली $100 बिलियन का प्रॉमिस कब होगा पूरा, ये हमने कहा है। अब 6 की मैसेजेस क्या थे पॉलिसी मेकर्स के लिए। नंबर 1, जो एक्सेस एमिशंस हुए हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, उनकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो चुका है बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 1850 टू 1900। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, करंट पॉलिसी एक्शन जो है उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे और टेम्परेचर राइज ही होगा। ओके, और जो उनका ह्यूमंस पे इम्पैक्ट होगा इस क्लाइमेट चेंज का, टेम्परेचर राइज का या बाकी फॉर्म्स ऑफ लाइफ पे, वो और सीवियर ही होता जाएगा। पॉइंट नंबर 3, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो करंट एमिशंस लेवल्स हैं उसके मुताबिक हम अपना जो रिमेनिंग कार्बन बजट है उसको बहुत ही जल्दी डिप्लीट कर देंगे। कार्बन बजट मतलब जितना हमें अलाउड है इतना हम कार्बन एमिशन कर सकते हैं विदाउट रेजिंग द यू नो टेम्परेचर, है ना। तो वो चीज़, फिर उसके बाद यहाँ पे और भी उन्होंने ये बोला कि हमें हर एक सेक्टर में कट करने की ज़रूरत है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, या तो इस 10 साल में या तो कभी भी नहीं, और कोई हमारे पास विंडो बची ही नहीं है। अब 10 साल से मैं मेरा मतलब है 2030, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 2030 में, जैसे यहाँ देख सकते हैं 2030 तक ही तो सब कुछ हमें अटेन करना है, हमें 2030 तक पीक अटेन करनी है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, ये सब कुछ आप जानते हैं, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर हम बचाना चाहते हैं तो वो सब कुछ हमें करना पड़ेगा, और हमें कुछ सोल्यूशंस देने पड़ेंगे। एक मैसेज ये भी है कि अगर हम लो कार्बन इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, पहले तो वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन करें, है ना, डाइवर्सिफाई करें एनर्जी जनरेशन को, विंड, सोलर, हाइड्रो पावर, दिस दैट। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस रिपोर्ट ने कही है कि हमारे पास वो सब कुछ है जो क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए चाहिए, ठीक है, पर पॉलिटिकल कमिटमेंट और इक्विटी जो है ना वो हमें अपने दिमाग में रखनी है। जो फिनेंस है उसको बस थोड़ा सा रीडायरेक्ट करना है क्लाइमेट एक्शन की तरफ। ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है। मेन स्ट्रीमिंग इफेक्टिव एंड इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन विल नॉट ओनली रिड्यूस लॉसेज एंड डैमेजेस फॉर द नेचर एंड पीपल, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड वाइडर बेनिफिट्स। आई सिंसियरली होप, अभी तो जो आपने सुना सो सुना, कल शायद हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के साथ जो एक इन्वायरमेंट एक्सपर्ट है, तो वो कुछ लिखेंगे तो हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट वुड बी नाइस, स्कॉलर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम SCO कंट्रीज डिस्कस वेज टू रिवाइव बुद्धिस्ट कल्चर। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये हमने कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट, और इसमें बाकी पार्टिसिपेंट्स भी थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हम अलावा भी देखें तो हम बेलारूस, बहरीन, म्यांमार, UAE, कजाकिस्तान, ठीक है, और वही सारी बातें लिखी हैं कि क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस जो हैं, जो सेंट्रल एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में, इट नीड टू बी रिवाइव्ड। और जो spiritual artery है of Buddhism, it remains in India, and we know that. Okay, and the effort is for the revival of Buddhist culture, to which the SCO can give momentum.
given the common linkages despite the divergences. तो अगर आपका शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आता है कि डिस्पाइट द डाइवर्जेंसेस देर आर सर्टन यू नो कॉन्वर्जेंसेस ऑल्सो, तो आप एक कल्चरल डायमेंशन लिख सकते हैं, वो बुद्धिज्म है, ठीक है। और फिर बहुत सारे डायमेंशंस लिख सकते हैं आप, रीजनल डायमेंशन लिख सकते हैं कि हम सेम रीजन, यूरेशियन रीजन में बिलोंग करते हैं। फिर आप जियो पॉलिटिकल डायमेंशन लिख सकते हैं कि काउंटर बैलेंसिंग का वो प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड करता है वेस्ट के खिलाफ, है ना। तो ये सारी चीज़ें, शी इन मॉस्को फॉर टॉक्स विद पुतिन ऑन टाइज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बात तो जो आज होगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वही सारी बातें लिखी है कि वो विजिट पे गए हैं, और शी जिनपिंग का ये कहना है। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट द विजिट विल बी फ्रूटफुल एंड गिव न्यू मोमेंटम टू द हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट ऑफ चाइना रशियन टाइज। ये सब कुछ जो यहाँ लिखा है ना, वो मैं जब आपको पहला आर्टिकल डिस्कस करी थी वो सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है। Okay, there is no such thing as a Palestinian nation, history और language, Israel minister। तो ये आप जानते हैं कि अब जो सरकार है बेंजामिन नेतन्याहू की, वो है ही फार राइटिस्ट कोलिजन सरकार बनी है। तो एक फार राइट इजरायली मिनिस्टर ने बोला कि देखिए, ऐसी क्या है पैलेस्टीनियन पीपल जैसे तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सा शब्द है, इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, there is no such thing as a Palestinian nation, there is no history of Palestinian people, there is no Palestinian language, ऐसा इन्होंने कहा है। ओके, अब ये कहाँ है, as Israeli and Palestinian delegations were holding talks in Egypt to reduce violence in the West Bank. Okay, Israeli finance minister delivered a speech in Paris saying the notion of Palestinian people was artificial. तो यही सारी बातें बस जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नथिंग स्पेशल। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।